reproduce. Now what is reproduction actually? So reproduction का मतलब क्या होता है? Reproduction का मतलब ये होता है कि अगर कोई एक स्पीशीज है, उसके जब बच्चे पैदा होते हैं जो उसी को रिप्रोडक्शन करते हैं. जैसे कुत्ते का बच्चा पैदा होगा तो कुत्ता पैदा होगा, किसी गिलहरी का बच्चा पैदा होगा तो वो गिलहरी पैदा होगी. इसे कहते हैं रिप्रोडक्शन. सो नाउ द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द एक्सिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द स्पीशीज. देखिए आपका ये लिखा हुआ है, द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग organisms of the same species is known as reproduction. So this is the perfectly right definition of the reproduction कि नए organisms का बनना existing organisms से, उसी species के. जैसे मान लीजिए डॉग है, वो बिल्ली को जन्म नहीं देगा, डॉग को ही जन्म देगा. तो उसी सेम species का reproduction होने का, नए बच्चों का पैदा होने को ही reproduction कहते हैं. So and other things that are all useless here. Okay. So now we proceed further. So in this first page, we have to learn the definition of reproduction. What is reproduction? Now after this, what is the मैं कह सकती हूँ कि रिप्रोडक्शन से फायदा क्या है. रिप्रोडक्शन से ये होता है, रिप्रोडक्शन गिव्स राइज टू मोर ऑर्गेनिजम्स विद द सेम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स एज देयर पेरेंट. ये अर्थ पर जो लोग चल रहे हैं धरती पर, ये बिकॉज ऑफ द रिप्रोडक्शन, नहीं तो धरती खत्म हो जाएगी. आफ्टर दैट वी हैव, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शंस. देयर आर मेनी डिफरेंट वेज इन विच द न्यू ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम देयर पेरेंट्स. Some organisms are like amoeba, just split into two parts. You can see in the first picture. In the first picture, you can see very easily, this is amoeba and it splits up into two parts. So, there are many different ways in which the new organisms are produced from their parents. For example, amoeba splits up into two parts to produce two new amoebae. Some organisms like hydra and yeast grow out of the parent's body in the form of bud. Others, and for example, there are some animals which give birth to the young ones. You can see the baby of the tigers, that is cubs, they are just looking of the same type. Okay, so this is all. There are different types of reproductions. So one by one we studied both of them. So now just be attentive over here. There are two main methods of reproduction in the living organisms: asexual reproduction and sexual reproduction. So there are two ways by which reproduction can be classified. That is asexual reproduction and sexual reproduction. So now we study about sexual and asexual reproductions. So what is that? Firstly, we studied about asexual reproduction. So in asexual reproduction, the offspring arises from a single parent. Offspring कहते हैं जो बच्चा पैदा हो रहा है, ठीक है, जो नया स्पीशीज आ रहा है. तो ऑफस्प्रिंग्स जो होते हैं वो सिंगल पेरेंट से ही पैदा हो जाते हैं, किसी दूसरे पेरेंट की जरूरत उसमें नहीं पड़ती. विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सेक्स सेल्स इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. देखो यहाँ पर एक वर्ड आ गया सेक्स सेल्स और बगल में गैमीट लिखा है. तो हम इसके बारे में आपको कुछ और भी बताना चाहेंगे कि हमारी बॉडी में दो तरह के सेल्स होते हैं. एक होते हैं सोमैटिक सेल्स, एक होते हैं सेक्स सेल्स. और हमारी बॉडी में ओवरऑल 24 पेयर्स हैं. तो उसमें से 22 पेयर्स जो होते हैं उन्हें सोमैटिक सेल्स बोलते हैं, और जो 1 पेयर होता है वो सेक्स सेल होता है. सेक्स सेल में क्या होता है कि बॉयज के सेक्स सेल्स अलग होते हैं, गर्ल के अलग होते हैं. तो दीज ओनली सेक्स सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रोडक्शन. और 22 जो आपके पेयर होते हैं वो सेम होते हैं बॉयज और गर्ल्स दोनों में, और उनकी वजह से सोमैटिक सेल्स की जब उनमें फिजन होता है और वो रिप्रोडक्शन होते हैं, सोमैटिक सेल्स में भी होते हैं. तो सोमैटिक सेल की वजह से हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है. अगर हमें कहीं कट चल जाए, चोट लग जाए, तो वो उसी वजह से रिकवर होता है. सो what is the definition of asexual reproduction? You have to study, you have to learn. So be attentive over here.
So definition of the asexual reproduction starts from here. The production of new organisms from a single parent. That means only one parent is involved in asexual reproduction. Without the involvement of sex cells is called asexual reproduction. So you can also write in a very simpler way that in asexual reproduction, new organism is developed from a single parent. It does not involve any sex cells. Clear? Now, after that, you can see from here, thus, which is written in italics, in asexual reproduction, only one parent is needed to produce a new organisms. Now, is there any organisms which are in which we find the asexual reproduction? So, now there are some examples. These examples are in amoeba and in hydra. In amoeba and in hydra, we find asexual reproduction. And the reproduction which is held in amoeba, it is known as fission. In hydra, the name of that asexual reproduction is budding. In rhizopus, it is known as a spore formation. So there are lot of methods, lot of names. We studied them one by one. So what is the example in which the asexual reproduction is found? That was in amoeba, in hydra, in paramecium, we found the asexual reproductions. Now comes to the sexual reproduction. What is sexual reproduction and what are its definitions? Second part. Now, the production of a new organisms from two parents. You can see over here, which is written in bold letters. The production of a new organisms from two parents by making use of their sex cells or gametes is called sexual reproduction. इसमें जो organisms develop होता है वो उसमें दो parents involved होते हैं. Asexual वाले में एक ही parent से हो जाता है. And it also involves their sex cells in order to reproduce the new organisms. Okay. Now in sexual reproduction, the sex cell of parent fuses with the sex cell of other parent to form a new cell called zygote. तो जो दोनों सेल्स आपस में डिफ्यूज होते हैं तो जो नया सेल बनता है बायो की भाषा में उसे जाइगोट बोलते हैं. Then this zygote grows and develop to form a new organisms. So what is the common thing that in sexual reproduction, two parents are involved and they utilize their sex cell in order to produce the new organisms. For example, in case of human beings, for example, in fishes and in frogs, we have asexual reproduction. Now comes to the next. The basic difference is given to us here in the last, you can see over there. The basic difference between the sexual and asexual reproduction is that only one parent is needed in asexual reproduction and two parents are needed in sexual reproduction. This is the first difference. And second difference, no sex cells are involved in asexual reproductions and sex cells are involved in sexual reproduction. So if there's a question, what is the difference between sexual and asexual? You can write just simply two differences and then give one example. For example, in amoeba, we found asexual difference. So there's a second question. What is difference between asexual and sexual reproduction? Give the examples. So two questions I have told you. Now let us proceed further. Now in different animals, there are different types of asexual reproductions and found. You can see on the screen, there are 6 different methods. You have to learn each and every method along with example. It is of great importance. Okay? Clear? First one is fission. Second one is budding. Then is spore formation, regeneration, fragmentation, vegetative propagation. So this is a long bit. So I am just only take over in this lecture the method of fission and other methods I will take in another lectures. So now what is fission? Many single-celled organisms like protozoa, bacteria just split or break into two identical halves during cell division, leading to creation of new organisms. This is called fission.
you can simply see over here. There is a one organism, parent cell. So I'm going to explain the lesson how to the organism reproduce, and today's topic is the method of reproduction in Hydra, which is commonly known as budding. So I'm going to start the lecture in detail. Okay. Now budding. Budding is an asexual method of reproduction. When budding, a small part of the body of the parent organism grows out as a bud. ये आप देखिए फिगर में, ये parent organ है, ठीक है? ये parent organ है. In budding, a small part of body of the parent organism grows out of bud. देखिए इसमें यहाँ नीचे बड आ गया, बड फॉर्म हो गया सेल में. ये आप किसका फिगर है? ये हाइड्रा का फिगर है. ठीक है. विच देन डिटैचेस मतलब अलग हो जाना, एंड बिकम्स अ न्यू ऑर्गेनिज्म. और जब ये फुली डेवलप हो जाता है तो फिर ये इससे अलग हो जाता है और फिर ये अपनी ग्रोथ लेना शुरू कर जाता है. तो यहाँ पे अटैच होकर के जब वो पूरी ग्रोथ लेता है और फिर डिटैच होकर वो डेवलप करता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज बॉन्डिंग, and this is a method of asexual reproduction. So what is the definition of budding? You simply learn from budding is an asexual method of reproduction. In budding, a small part of the body of the parent organism grows out as a bud, then detaches and becomes a new organism. For example, in case of Hydra, we found the budding. This is your answer. And after that, you will not get the good marks until and unless you make this figure. Okay? Now, it is a simple multicellular animal. Hydra reproduces by a process of the budding. Now, in Hydra, a small outgrowth called bud is formed on the site. Everything now which is clear. There's nothing need. There's no need to explain it. Now, similarly, this type of budding is also found in another organism termed as yeast, and this is the figure of the yeast. Okay, round circle. This is the parent yeast cell. Now, when the bud is formed, it forms just above it, and small bud which is formed in the yeast is grown just like the similar bud. But in this case, not only one bud, lot of buds are developed in the yeast, and they get detached one by one. Clear? So there is a difference between the budding in the Hydra and the yeast. So yeast is a unicellular non-green plant. Yeast is not an organism. This is a plant, but non-green plant जो कि green color का नहीं है. अगर green color का नहीं है, that means chlorophyll is not present. It cannot prepare its food. So it is a fungus. Yeast produces by budding. Now there is a parent yeast cell. First bud appears on the outside of the cell wall. फिर उसको divide हो जाएगा nucleus में, and after that lot of buds are formed and they get detached from the yeast cell. Each yeast cell gives the formation of another yeast cell to join. Now spore formation. Phone लेके जाओ. Spore formation. In a spore formation, the parent plant produces hundreds of microscopic reproductive units called spores. When the spore case of the plant bursts, then the spores is spread into the air. When these airborne spores land on the food must under favorable conditions they germinate and produce new plants. जैसे आपका ये प्लांट है, आप ये देखिए, ये राइजोपस का प्लांट है, ठीक है. ये यहाँ पे इसके अंदर स्पोर्स डेवलप होते हैं, इसको स्पोरेंजियम कहते हैं. और जब ये फुली डेवलप हो जाता है तो ये फूट जाता है, बर्स्ट हो जाता है, और बर्स्ट होने से इसमें से स्पोर्स निकलते हैं और ये स्पोर्स जमीन में इधर उधर फैल जाते हैं. और अगर इनको फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती हैं तो वापस एक नया प्लांट वहां पर पैदा हो जाता है. So this is the asexual reproduction with the help of the spore formation. Now, what happens in this? And it is generally found in the bread mold, which is fungus whose scientific name is Rhizopus. That means the spore formation is found in the plant named Rhizopus. It is a fungus plant. Tiny spores of bread mold are almost always present in the air. If we keep a moist slice of bread aside for a few days, then the spores of bread mold present in the air settle on the moist bread and germinate to form a new fungus plant. आप अपने घरों में देखिए कि ब्रेड रखी हुई है, ब्रेड के ऊपर देखिए ग्रीन ग्रीन ये जो लगा हुआ है, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन.
दिस इज अ टाइप ऑफ स्पोर फॉर्मेशन. ब्रेड माउल में ये आपका फंगस लग जाता है. ये फंगस आप देखिए, ये इसमें स्पोर्स बने हुए हैं और ये स्पोर्स बस्ट होकर चारों ओर फैलते जाते हैं और इससे और भी ज्यादा स्पोर्स बनते हैं. The common red maul plant consists of fine thread-like projections called hyphae and thin stems having knob-like structure called sporangia. ये देखिए, ये आपकी जो डंडी जा रही है इसको हाइफी कहते हैं और ऊपर जो इसका गोल गोल होता है जिसके अंदर स्पोर्स होते हैं उसे स्पॉन्जिया कहते हैं. जब ये पूरी मैच्योर हो जाती है फिर बस्ट हो जाती है. इसमें और भी स्पोर्स होते हैं और चारों ओर फैल जाते हैं. So simply just only learn the definition. Spore formation. In spore formation, the parent plant produces hundreds of microscopic reproductive units called spores. When the spore case of the plant bursts, then the spores spread into the air, and this is how the spore formation does. And it is a type of asexual reproduction. Okay, and it is found mainly in the rhizomes. Okay, now nothing else. Now what is the regeneration? अब ये regeneration क्या होता है? आप पहले फिगर देख लो. ये प्लानेरिया है, ये वॉर्म होता है कीड़ा. इसकी पूरी की पूरी बॉडी जो है कई टुकड़ों में कट गई, बढ़ जाती है और हर बॉडी से एक नया पूरा पूरा वॉर्म डेवलप हो जाता है. तो दैट इज नोन एज रीजेनरेशन. नाउ वी जस्ट गोइंग टू स्टडी द लाइंस. इन सम ऑर्गेनिजम्स, प्लांट एज वेल एज एनिमल्स. एनिमल कौन सा? छिपकली देखी होगी, लिजार्ड. इट ऑल्सो अंडरगोज रीजेनरेशन. इसकी पूंछ कट जाती है, दोबारा से पैदा हो जाती है. Small cut parts of their body can grow to form whole new organisms, complete in all respects. The process of getting back a full organism from its body part, if एक छोटे से body part से पूरा पूरा body बन जाए, that process is known as regeneration. Plants में जैसे आप देखिए रोज का पेड़, उसकी रोज की कटिंग लगा दी जाती है, पूरा पेड़ डेवलप हो जाता है. The simple animals like Hydra, Planaria show regeneration. This means that in these organisms, whole new organisms can be reproduced from their cut body parts. In other words, if Hydra or Planaria somehow get cut into number of pieces, then each body piece can grow into a complete organism. देखिए, अगर ये कोई जैसे Planaria का आपका फिगर है, this is the worm called Planaria, और इसके बॉडी को अगर हमने पार्ट में कट कर दिया, then each part grow into a complete worm, and this process is known as रीजेनरेशन. समझ में आ गया? डेफिनेशन आपको याद करनी है. ये ब्लैक कलर से पेंसिल लगी हुई है. द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट इज कॉल्ड रीजेनरेशन. फॉर एग्जांपल, इट इज फाउंड इन प्लानेरिया एंड यू जस्ट मेक दिस फिगर एंड योर आंसर इज कंप्लीटेड. क्लियर? नाउ कम्स टू नेक्स्ट. इट्स जस्ट यूजलेस. दिस इज द प्लानेरिया, रियल पिक्चर ऑफ प्लानेरिया. एंड now fragmentation. Okay, some of the multicellular organisms having relatively simple body organization can break up easily into smaller pieces on maturing. कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं, कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जब वो मैच्योर होते हैं तो ऑटोमेटिकली कई पीसेस में अपने आप ही छितर जाते हैं. जैसे मैं ये नहीं कहूंगी जिसमें फ्रेगमेंटेशन पाया जाता है. शरीफा आप देखो, पूरा अलग 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 फॉर्म्स में छितर जाता है अगर वो मैच्योर हो जाता है. ठीक है ना? तो अपने आप ही वो छितर जाता है. These pieces of fragments can grow and form new organism complete in all respects. और उसका हर एक फ्रेगमेंट एक पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप करता है. The breaking up of body of a simple multicellular organism into two or more pieces on maturing. जब बॉडी पूरी मैच्योर हो जाती है और अपने आप कई टुकड़ों में वो टूट जाती है. Each of which subsequently grows to form a complete new organism. और हर एक से एक पूरा जानवर अपने आप डेवलप हो जाता है. It is known as fragmentation. The breaking up of the body of an organism in fragmentation to form new organism naturally when the parent organism mature. ये अपने आप ही होता है जब parent organism mature हो जाता है. And this type of fragmentation is observed in case of Spirogyra. Okay, in which animal we observe this? Spirogyra and sea anemone. Clear? This is the picture of the Spirogyra and sea anemone. Spirogyra is a green filamentous algae which is found in ponds, lakes and slow moving stream. देखिए हरे कलर का है. ठीक है? Its filament simply breaks into two or more fragments on maturation and each fragment then grows into a new Spirogyra. Spirogyra reproduces by asexual method of fragmentation. So fragmentation is an asexual reproduction. Okay, and what is the definition you learn? It is given in the bold words.
The breaking up of the body of a simple multicellular organism into two or more pieces or maturing up to is called fragmentation. ये पूरा आपको learn करना है. For example, this is found in spirogyne. The answer is completed. Now you learn. You can also see there's one more example of a spirogyra. This is the spirogyra. It is fragmented, and each fragment part develops into a new spirogyra. Okay. Now अब ये फ्रेगमेंटेशन और रीजेनरेशन दोनों में ही तो एक ही बॉडी पार्ट से पूरा बॉडी डेवलप हो रहा है, तो इसमें अंतर कहाँ हो गया? ये तो सेम ही सेम है, तो दो अलग अलग लाने की क्या जरूरत है? सो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फिजन एंड द फ्रेगमेंटेशन इज दैट इन रीजेनरेशन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स अप टू फॉर्म टू और मोर डॉटर ऑर्गेनिज्म. इन फ्रेगमेंटेशन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, फ्रेगमेंटेशन में मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है और उसमें वो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होता है. ये डिफरेंस है. मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आप जानते होते हैं ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें कि एक से ज्यादा सेल्स पाई जाती है और ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें एक से ज्यादा सेल नहीं पाई जाती. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक्चुअली इट इज इनकम्प्लीट. फुल नहीं है ये. नो, इट इज नॉट फुल बिकॉज एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज नॉट गिवन टू यू हियर, बट द टॉपिक इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन. Now, this is vegetative propagation is type of a asexual reproduction. That means only one parent is involved. Vegetative propagation is a form of asexual reproduction where part of the plant body such as root, stem, leaf, etc. develops into a new plant. It is the simplest method of reproduction in the plants. Most of the ornamental plants, grasses, orchids, captive medicinal plants, etc., are grown by vegetative propagation. अब जरा सा हम हिंदी में आपको इसको समझा रहे हैं कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता क्या है. पहली बात तो ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. जब भी हम कोई पेड़ अगर ग्रो करते हैं, उगाते हैं, तो हम बीज बोते हैं ना धरती में, तब वो पेड़ डेवलप होता है. लेकिन अगर हम बीज ना बोएं, इसके अलावा पेड़ का कोई और हिस्सा लगा दें, जैसे स्टेम लगा दिया, लीव्स लगा दिया और पेड़ डेवलप हो जाए, बिना जड़ के बोए, बिना रूट्स के बोए, बिना बीज डाले, कोई और हिस्सा अगर पेड़ का लगाते हैं और पेड़ डेवलप हो जाता है तो उसे वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहते हैं. इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है रोज, गुलाब का पौधा. आप उसकी कटिंग लगाते हैं, स्टेम, देखिए रोज का पैदा हो जाता है पूरा एकदम सेम उसी तरह से. तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन फर्स्ट पॉइंट क्या है? ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. सेकेंड पॉइंट क्या है? देखो यहाँ पे ध्यान से देखो बुक में, पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, रूट, स्टेम, लीफ एक्सेट्रा डेवलप्स इनटू अ न्यू प्लांट. पेड़ का कोई भी हिस्सा बो दो और वो नया पेड़ पैदा हो जाए, तो उसे हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहते हैं. अब वेजिटेटिव प्रोपागेशन दो तरह के होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. एक अपने आप होते हैं प्राकृतिक रूप से, एक होता है कि इंसान ने पैदा कर लिया आर्टिफिशियली. इंसान ने कुछ मेथड्स को आज के जमाने में इन्वेंट किया, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं नेचुरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन. कौन कौन से हैं? These are the methods of multiplication with the help of the vegetative propagales which occur naturally in the plants. Now, vegetative propagation by the roots, मतलब किसी पेड़ की हम जड़ बो दें, जड़, और पेड़ पैदा हो जाए. Roots of some plants like sweet potato, शकरकंजी कहते हैं जिसे, राहिला, asparagus develops adventitious buds. When such roots are planted in the soil, new plants are produced. और जब ऐसे जो होते हैं उनको हम ऐसी रूट्स को जमीन में बो दें, ठीक है, आप शकरकंजी की केवल वही शकरकंजी आप बो दीजिए तो वहां पे नया पेड़ पैदा हो जाएगा. द रूट्स ऑफ गुआवा प्लांट ऑल्सो हैव बर्ड्स. अमरूद के पेड़ में भी बर्ड्स होती हैं, आप उसको बो दीजिए तो उसका पेड़ डेवलप हो जाएगा. नाउ वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय स्टेम, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था रोज का, it takes place in the subaerial and underground stems. For example, in grasses, stem grows along the surface of the soil and produces roots. ऐसे आगे आगे घास चलती जाती है, वही घास में से रूट डेवलप हो जाती है, वो जमीन के अंदर चली जाती है और वहां से फिर से नया पेड़ पैदा हो जाता है. ठीक है, जैसे कुछ ऐसे पेड़ नहीं होते कि जिनकी रूट्स स्टेम जा रही है आगे, वहीं पे वो जमीन में दब गई तो वहां से भी रूट डेवलप हो गई, तो वो वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय स्टेम. The lateral branch of such stem that runs horizontally is called runner. तो वो जो पेड़ की शाखा होती है जो ऐसे जमीन पे चली जा रही है, जिसमें से बाद में अपने आप जड़ पैदा हो गई, उसको रनर कहते हैं.
क्या कहते हैं? रनर। तो अगर ये डेफिनेशन आ जाए व्हाट इज रनर, तो यहाँ से इसका आंसर है द लेटरल ब्रांच ऑफ स्टेम दैट रन्स हॉरिजॉन्टली इज कॉल्ड रनर। आपको समझ में आ गया? अब इसके बाद क्या हुआ, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी है, ठीक है। इसके बाद आ जाओ अंडरग्राउंड स्टेम्स, जैसे जिंजर और पोटैटो, आलू है, ठीक है, ये आपकी अदरक हो गई, ये आपकी प्याज हो गई। आप इसको केवल बो दीजिए, और ये आलू क्या है, कोई फल नहीं है, दिस इज अंडरग्राउंड स्टेम, मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम। तो ये आपका पेड़ का स्टेम का हिस्सा हुआ कि नहीं, ये आपने इसको जमीन में बो दिया और इसमें से पेड़ पैदा हो गया। इसी तरह हल्दी का पेड़ होता है, दैट मीन्स इट इज नोन एज टर्मरिक। अंडरग्राउंड स्टेम्स लाइक जिंजर, पोटैटो, ओनियन, टर्मरिक are also the source of vegetative propagation. The eyes present in the potato and bulb of onion and rhizome of ginger give rise to aerial shoots under the favorable conditions. Clear? तो यहाँ पर hello, wait. Hello. So wait ma'am. Okay, I will take a class after a bit later. उसे आर्टिफिशियल प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स कहते हैं। इसके बाद इसके 3 तरीके से इंसान ने बनाए हैं। पहला है कटिंग, फिर लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। इसमें तीनों मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर ग्राफ्टिंग या लेयरिंग से डेफिनेशन पूछ ली जाती है। तो अगर आपको ना भी याद हो तो आप उसका फिगर बना दोगे तो भी आपको आधा मार्क्स मिल जाएगा। अब हम एक एक करके पढ़ा रहे हैं। पहला है कटिंग। कटिंग के लिए क्या होता है, पढ़ते हैं पहले। A small part of plant which is removed by making a cut with a sharp knife is called cutting. जैसे कमल, क्या कमल, वो रोज के पेड़ देखे ना, गुलाब के, उनकी केवल डंठल बो देते हैं, स्टेम को काट लेते हैं, स्टेम काट काट के बो देते हैं और पूरा उसमें से देखो पेड़ निकल गया, नीचे रूट बन गई, ऊपर शूट बन गई। तो हमने पेड़ को काटा था ना, पेड़ में कट लगा दिया था। तो पेड़ में जब कट लगाते थे किससे, चाकू से, विद अ नाइफ। ध्यान से देखो, कटिंग की डेफिनेशन बहुत इजी है। व्हेन द स्मॉल पार्ट ऑफ प्लांट, एक मिनट सुनो, मैं एक इंटरेस्टिंग वे में बता रही हूँ कि पहले हमने क्या याद करनी है, आर्टिफिशियल प्रोपगेशन क्या होती है। तो ग्रोइंग ऑफ प्लांट विद द मैन मेड मेथड्स, पेड़ों को पैदा करना इंसानी तरीकों से, उसे क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल प्रोपगेशन, है ना। द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम वन प्लांट बाय मैन मेड मेथड्स, इट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल मेथड। और ये आर्टिफिशियल मेथड मेरे 3 तरह के हो गए, कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। नाउ व्हाट इज कटिंग? व्हेन द स्मॉल पार्ट ऑफ प्लांट which is removed by making a cut with a sharp knife is called cutting. कि अगर किसी पेड़ से हम चाकू से उसकी डंठल काट लें और उसको जमीन में बो दें और वहां नया पेड़ पैदा हो जाए, तो वो जो नया पेड़ होगा उसको कटिंग कहते हैं। इसीलिए देखो, गुलाब के पेड़ों को पौधा करके नहीं बेचते, कहते गुलाब की कटिंग दे दो। गुलाब के पेड़ कटिंग, स्टेम की कटिंग से पैदा होते हैं। देखो नीचे लिखा है स्टेम कटिंग प्लांटेड इन द सॉइल, और देखो यहीं पे पेड़ निकल आता है। कटिंग में भी पीस ऑफ स्टेम, रूट और इवन अ लीफ। कभी कभी कटिंग स्टेम की भी होती है, रूट की भी होती है, और इवन कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिनकी पत्तियां बो दी जाती हैं और उनसे पेड़ देखो पूरा डेवलप हो जाता है। तो बस डेफिनेशन लिख के ऐसे करके फिगर बना दोगी। फिगर बायो में कोशिश करना, अगर कहीं पर भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं और उससे रिलेटेड कोई भी फिगर है तो जरूर बनाना, नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे। नाउ नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर, देखो यहाँ देखो साफ साफ लिखा है, द प्लांट्स लाइक रोज, बैगनविलिया, ग्रेप्स, अंगूर का, शुगर केन, जो नाम याद हो जाए वो याद कर लो, बनाना, केले का, दीज आर ऑल ग्रोन विद द हेल्प ऑफ कटिंग। केले का पेड़ भी कटिंग से ही हम लोग पैदा कर लेते हैं, ठीक है। तो एक बात सुनो, यहाँ पर लिखा है ना एक पेड़ से कई पेड़ पैदा करना, तो हमने जैसे मान लो एक ही स्टेम है, उसके कई टुकड़े कर लिए। स्टेम तो एक ही है, उसके करीब 5-6 टुकड़े कर लिए, हर टुकड़ा बो दिया, तो एक पेड़ से कम 6-7 पेड़ पैदा नहीं हो गए कि नहीं। इसलिए ये कटिंग है कि अगर मेरे पास केवल एक ही पेड़ है तब भी हम उससे 10 पेड़ लगा सकते हैं। सो कटिंग इज वेरी यूजफुल टू इंक्रीज द नंबर ऑफ प्लांट्स।
भाई देखो, बीज अगर हम बोते हैं जमीन में, तो हम अगर मान लो 10 बीज बोते हैं चने के, तो पता चलता है उसमें से केवल 2 पेड़ निकलते हैं, 7-8 बीज तो खराब हो जाते हैं, पेड़ ही नहीं निकल पाता। तो अब हमारे पेड़ों की संख्या कम हो जाएगी। तो कटिंग एक ऐसा मेथड है जिससे रिवॉल्यूशन हो जाता है कि हमारे सिर्फ एक पेड़ की तने की कटिंग है, उसकी हमने 9, 10, 12, 15 कटिंग कर ली और हर कटिंग बो दी, तो वहां 10, 12, 15 पेड़ पैदा हो गए। So cutting is very helpful in increasing the number of trees on the earth. Now, next is layering. What is layering? आप लोग को समझ में आ रहा है? Yes or no बोलिए, नहीं तो सो जाइएगा, मैं पढ़ाती जा रही हूँ तो। हेलो? Yes, ma'am. हाँ, कंसंट्रेशन है, समझ में आया है ना? आया ना? Yes. हाँ, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लेयरिंग. In this method, a branch of the plant is pulled towards the ground and part of it is covered with the moist soil, leaving the tip of branch exposed above the ground. After some time, new roots develop from the part of the branch buried in the soil. The branch is then cut off from the parent plant. अब मैं इसको समझाने जा रही हूँ जो इसमें लिखा हुआ है। देखिए, फिगर से समझिए, बहुत आसान है। मान लीजिए ये आपका पेरेंट प्लांट है, ये आपका मेन प्लांट है, ये वाला आपका मेन प्लांट है। अब इस प्लांट की कुछ ब्रांचेस लंबी हो गई हैं या लंबी नहीं भी हुई हैं, हमने उन ब्रांचेस को खींच खांच के जमीन के अंदर दबा दिया। हवा में नहीं, जो हवा में लटक रही है उससे नहीं पैदा होगा, वो हवा में नहीं बल्कि उसको ले जाके पूरे जमीन के अंदर मिट्टी डाल के दबा दिया और यहाँ पर उसकी स्टेम से यहाँ नीचे फिर से रूट बन गई और यहाँ पे फिर से एक पेड़ डेवलप हो गया। मतलब ये पेड़ पूरा ऐसे नहीं आ रहा है, ये पेड़ इस जड़ की वजह से आ रहा है। तो जब ये पेड़ पूरा पैदा हो जाता है यहाँ पे, तो यहाँ से इसको कट कर देते हैं, तब ये एक अलग पेड़ बन गया, ये अलग पेड़ बन गया। इसी तरह इसकी भी शाखा आ रही है, तो हमने इधर से भी तो एक पेड़ के अगल बगल भी उस तरह के हम कई पेड़ बिना बीज बोए, बिना कटिंग करे भी पैदा कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लेयरिंग कहते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज लेयरिंग। अब हम देखिए फिर से डेफिनेशन पढ़ा रहे हैं, बहुत ध्यान से पढ़ना। अब मेरी डेफिनेशन आपको समझ में आएगी। देखिए, इन दिस मेथड अ ब्रांच ऑफ द प्लांट, पेड़ की जो एक ब्रांच है, इज पुल्ड टुवर्ड्स द ग्राउंड, उसे जमीन की तरफ खींच लेते हैं, ठीक है। एंड पार्ट ऑफ इट इज कवर्ड विद मॉइस्ट सॉइल, फिर उसके ऊपर एक्स्ट्रा मिट्टी डाल देते हैं। और मॉइस्ट सॉइल मतलब उसमें पानी भी डालते हैं, सूखी मिट्टी नहीं रहती, क्योंकि बिना पानी के पेड़ पैदा नहीं होगा। द टिप ऑफ द ब्रांच एक्सपोज्ड अबव द ग्राउंड, लेकिन थोड़ी सी टिप ऊपर निकली रहती है, ठीक। आफ्टर सम टाइम न्यू रूट्स डेवलप फ्रॉम द पार्ट ऑफ द ब्रांच, कुछ समय के बाद यहाँ पर नीचे रूट्स डेवलप हो जाती हैं। जब रूट्स डेवलप हो जाती हैं तो हम इस पेड़ को यहाँ से पेरेंट प्लांट से कट कर देते हैं। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज लेयरिंग एंड एक्चुअली लेयरिंग इज यूजफुल फॉर द जैस्मीन प्लांट, दिस इज चमेली। ओके, नाउ some more plants are also there which are prepared by layering. लेमन, नींबू का, अमरूद, गुआवा हो गया, फिर ये जैस्मीन हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया। These are some more examples जिन पेड़ों को हम layering is a method in which cut stems of two different plants. देखो अभी हम इसको नहीं पढ़ा रहे, पहले हम इसको समझा देते हैं फिर हम इसको पढ़ाते हैं, ठीक है। तो तुमको ये ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि ग्राफ्टिंग बहुत कठिन है और ग्राफ्टिंग मेथड ऐसा है जिससे नई ब्रीड्स पैदा की जाती है, नए तरीके का पेड़ पैदा किया जा सकता है। जैसे मान लो, इसको मैं एक एग्जांपल अपने मन से दे रही हूँ कि मेरे पास 2 आम के पेड़ है। मान लो एक आम का पेड़ ऐसा होता है जिसमें खूब बड़े बड़े आम पैदा होते हैं, लेकिन वो मीठे नहीं है। और एक आम का भी ऐसा पेड़ है जिसके छोटे छोटे आम है लेकिन सारे आम बहुत मीठे होते हैं। और हम सोच रहे हैं कि हमको ऐसा आम का पेड़ मिल जाए जिसका आम भी बड़ा हो और मीठा भी हो। इंसान ने सोचा ऐसा भी हो जाए, तब इंसान ने खुद से वो मैन मेड मेथड यूज किया, बनाया, और उसने देखा कि उसने एक ऐसा पेड़ बना लिया जिसके आम भी बड़े बड़े थे और मीठे भी थे। और वो जो प्रोसेस से जिससे उसने पेड़ बनाया उस तरह का, उस प्रोसेस को ग्राफ्टिंग प्रोसेस कहते हैं। और ये कैसे बनाया?
वो हम अब आपको बता रहे हैं कि इसमें मान लीजिए आपने ये पेड़ ले लिया, ठीक है, तो ये वाला मान लीजिए ऐसा पेड़ है, हम अपने मन से बता रहे हैं, जिसका कि आम मीठा है, और एक दूसरा पेड़ है जिसका कि आम छोटा छोटा है, वो बड़ा बड़ा है। तो ये देखो, जिस इसमें 2 स्टेम होती है, ये पेड़ देखो ऑलरेडी जमीन में गड़ा हुआ है, ये पहले से लगा है, और ये दूसरे पेड़ की आपकी स्टेम आ रही है। मतलब मान लीजिए ये वाला पेड़ का आम छोटा है और ये वाले पेड़ का आम बड़ा है, लेकिन ये छोटा है लेकिन मीठा है, और ये वाला आम बड़ा है। तो जो पेड़ ऑलरेडी जमीन में लगा हुआ है, ठीक है, उस पेड़ को स्टॉक कहते हैं। ये याद रखना, जो पेड़ ऑलरेडी जमीन में गड़ा हुआ है उसको क्या कहते हैं? स्टॉक। लेकिन जो बाहर से जिसका हम स्टेम काट के ला रहे हैं और इस पेड़ के साथ लगाएंगे, वो हो गया सियोन। और इसकी स्टेम हमेशा टेढ़ी काट के लाई जाती है। जब लगाते हैं ग्राफ्टिंग में तो दोनों को टेढ़ा काटते हैं, स्लैंटिंग कट्स होते हैं, स्ट्रेट कट नहीं होते। उसके बाद क्या करते हैं, तो ये सियोन हो गया, ये स्टॉक हो गया, दोनों को ऐसे बांध देते हैं प्लास्टिक से, और फिर 15-20 दिन तक वो बंधा रहता है। उसके बाद ये प्लास्टिक हटा दी जाती है और पूरा पेड़ सेम हो जाता है। और फिर उसमें से जो फल मिलते हैं वो बड़े भी होते हैं और मीठे भी होते हैं। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्राफ्टिंग। अब हम इंग्लिश पढ़ाने जा रहे हैं इसकी। एक बात अच्छे से समझ लेना, मुझको बायो कम आती है, ठीक है, तो कुछ चीजें याद कर लेना। मुझको जितनी बायो आती है उतना मैं पढ़ा रही हूँ, लेकिन मैं मैथ्स की ज्यादा मास्टर हूँ। मेथड इन विच कट स्टेम ऑफ 2 different plants, one with root and other without root। 2 पेड़ ले रहे हैं, देखो एक में रूट है, एक में रूट नहीं है। आर ज्वाइन टुगेदर, उनको जोड़ देते हैं इन सच अ वे दैट 2 stems join and grow as a single point। दोनों स्टेम जोड़ करके एक सिंगल पेड़ की तरह डेवलप करती है। This new plant will have the characteristic of both the plants। तो अब ये वाला जो पेड़ पैदा होगा, इसमें दोनों ही पेड़ों के गुण पाए जाएंगे। The cut stem of a plant for having soil is called stalk। वो पेड़ जिसकी रूट जमीन में गड़ी है उसको क्या कहेंगे? स्टॉक। एंड stalk is the lower part of the plant and the cut stem of another plant without root, जिसकी रूट ना हो, उसे क्या कहेंगे? सियोन। सियोन is the upper part of the plant। ये देखो, जिसके अंदर रूट नहीं होती है। इसको भी मैं थोड़ा सा पढ़ा दूं, पढ़ लो इसको। In carrying out grafting, 2 plants are chosen which are used to be as scion and stalk। First, the stem or branch is removed from the plant is chosen to be made scion। वही चीज है जो मैंने बताया, और कुछ नहीं है, बस इसको स्लैंटिक करके बांध देते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है, देखो मैं पढ़वा देती हूँ। The scion is placed over stalk। The cut surface of the scion and the stalk are fitted together and bound tightly with a piece of cloth and covered properly with the polythene। कपड़े से बांध के फिर पन्नी से भी उसको बांध देते हैं, क्योंकि पॉलिथीन उसमें एयर वगैरह नहीं जाने देगी। So as to prevent harmful infection by bacteria। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, why in grafting process scion and stalk are covered with polythene so that there must be no infection during the reproduction। जिससे उसके अंदर इन्फेक्शन ना फैले पेड़ में और पेड़ डेवलप कर सके। अरे आपको कभी चोट लग जाती है उंगली में, हाँ, तो आप पट्टी बांध लेते हो ना कि अंदर मिट्टी और कीटाणु ना जाए। अगर चले गए तो आपकी चोट बड़ी भयंकर हो जाएगी, क्योंकि पेड़ वहां कटा हुआ है, गला हुआ है। ठीक है, अब खत्म, और इससे ज्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। वेजिटेशन प्रोपेगेशन। New plants produced by artificial vegetative propagation will exactly like the parent plant। जो पेड़ बनेगा ना एकदम सेम पेरेंट प्लांट की तरह बनेगा। जैसे केले का पेड़ तुमने लगाया कटिंग में, तो क्या केले की जगह वो आम का बन जाता है क्या? नहीं, जैसा पेड़ बोते हैं वैसा ही बनता है।
उसके सारे अंदर वही फीचर्स होते हैं। द फ्रूट्स ग्रोन फ्रॉम सीड में टेक मैनी ईयर्स। अगर हम आज एक बीज लगाएं और पेड़ पैदा करें तो उस पेड़ को पैदा होने में ज्यादा समय लगेगा, लेकिन चाहे कटिंग लगा दो, चाहे लेयरिंग से कर लो, चाहे ग्राफ्टिंग से कर लो, पेड़ हमारा जल्दी पैदा हो जाता है। उसको बड़ा होने में कम समय लगता है। और पेड़ क्यों बड़ा हो जाएगा? जैसे ही पेड़ हमको फल देने लगेगा, यानी पेड़ हमारे काम का हो गया। जब तक पेड़ फल नहीं देता हमको वेट करना पड़ता है। तो हमारा जो टाइम टेकन है इन मेथड से कम हो गया और कम समय में हमको खाने का सामान मिल जाता है, जो हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए आज के लिए सबसे बड़ी नीड है। The plants grown by vegetative propagation usually need less attention in early years than the plants grown from seed. अगर बीज बोओगे तो रोज जाके पानी डालो, नहीं तो पेड़ पैदा नहीं होगा। इसमें हमारे को कम समय देना पड़ता है। ओके, नाउ कम्स टू द टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर हम समझाने जा रहे हैं कि पेड़ में चाहिए तो हम क्या करते हैं, सारी जो चीजें होती हैं उनको पहले पर्टिकुलर क्लाइमेट में ग्रो कराते हैं, फिर उससे छोटे छोटे पौधे बन जाते हैं। जब वो छोटे छोटे पौधे इतने बड़े हो जाते हैं कि हमें लगता है कि इनको मिट्टी में लगाने के बाद ये डेवलप कर जाएंगे, अब ये खत्म नहीं होंगे, तब उन्हें हम मिट्टी में लगाते हैं। तब तक उसे हम पर्टिकुलर एक प्रिपरेशन में रखते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर आप फिगर को ध्यान से देखिए, अलग अलग टिश्यूज को लिया गया। देखिए, स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू बीइंग टेकन फ्रॉम द ग्रोइंग पॉइंट ऑफ द प्लांट। ये पेड़ की जो ऊपर की पत्ती होती है वहीं पर उसका टिश्यू होता है। जैसे पेड़ की फुनगी नहीं होती है, पेड़ हमेशा अपनी फुनगी से ऊपर बढ़ता है, जो उसकी एकदम नई नई पत्तियां होती हैं, तो वहां से उस पेड़ के टिश्यूज को निकाला जाता है। फिर देखो, प्लांट टिश्यू ग्रोज टू फॉर्म कैलस। उसके बाद प्लांट टिश्यू को किसी एक पर्टिकुलर क्लाइमेट में डाल देते हैं कि उसमें से सबसे पहले कैलस डेवलप होता है। ठीक है, मतलब सारे कई टिश्यूज को मिलाया जाता है एक पर्टिकुलर क्लाइमेट में, एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट होता है। उसके बाद जब कैलस डेवलप होता है तो उसके बाद जब कैलस में रूट और शूट दोनों डेवलप होने के लिए छोड़ दिया जाता है। जैसे कैलस क्या समझ लो, एक छोटा सा एटम, अगर हम फिजिक्स की भाषा में बात करें, केमिस्ट्री की भाषा में बात करें, फिर ये कैलस डेवलप कर रहा है, इसमें रूट और शूट डेवलप हो रही है। उसके बाद फिर उसको हम एक पर्टिकुलर जार में रखते हैं, उसका प्रॉपर केयर करते हैं, प्रॉपर टेम्परेचर में रखते हैं कि वो थोड़े बड़े पौधे हो जाए, सीडलिंग्स बन जाए। तो जब वो सीडलिंग्स बन जाती हैं तब इसको ले जा करके हम पॉट्स में या खेतों में बोते हैं। अब हम इसको पढ़ने जा रहे हैं, टिश्यू कल्चर। इतना मैंने हिंदी में बताया, अब बेटा इसको पढ़ो। तो यहाँ पर डेफिनेशन ना भी समझ में आए तो डेफिनेशन तो आप अगर दिमाग लगाओगे तो याद कर ही सकते हो। अब हम शुरू कर रहे हैं। प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम अ स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू। नए पेड़ों को बनाना फ्रॉम अ स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू रिमूव्ड फ्रॉम ग्रोइंग टिप्स ऑफ प्लांट्स। हर्षित देख लो बेटा, कोई आया है। रिमूव्ड फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ प्लांट इन अ सुटेबल ग्रोथ मीडियम। ध्यान से देखो, नए पेड़ हम बना रहे हैं, कहां से? रिमूव्ड फ्रॉम ग्रोइंग टिप ऑफ प्लांट, पेड़ की फुनगी से वहां से उसके टिश्यू निकाल रहे हैं, ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट, और फिर उसको सुटेबल ग्रोथ मीडियम में रखा जाता है, एक ऐसे क्लाइमेट में जहां पर वो पेड़ डेवलप कर सके। दैट इज कॉल्ड कल्चर एंड दिस इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर। दिस प्रोसेस इज नोन एज टिश्यू कल्चर। दैट इज द method with the help of which we can grow the desirable characters in a plant by removing the favorable tissues from the growing tip of the plant and putting them in a suitable growth medium. मतलब किसी पेड़ की जो ग्रोइंग टिप से वहां से टिश्यू निकालकर उसको एक प्रॉपर क्लाइमेट में रखकर उससे छोटे छोटे नए तरीके के हाइब्रिड पौधे बनाना, इसे टिश्यू कल्चर कहते हैं। मतलब किसी पेड़ की पत्ती, जड़ और तने को नहीं रख रहे हैं, अंदर वाला टिश्यू, 2-3 पेड़ों के टिश्यूज को मिक्स करके उससे पेड़ को डेवलप किया जा रहा है। अब यही चीज पूरी लाइन वाइज समझाई गई है, तो चलिए पढ़ते हैं। अगर बुक दिख रही हो तो जरा कोई पढ़ो, मेरा गला दर्द कर रहा है। पढ़ो यहाँ से, फर्स्ट पॉइंट से। A small piece of plant tissue is taken from the growing point of the plant.
and placed on a material jelly which contains nutrients and plant hormones. The hormones makes the cells in the plant tissue divide rapidly, producing many cells which form the shapeless lumps of mass called cellulose. कैलस, Okay. सेलुलोज नहीं, कैलस है। देखो, पेड़ की ग्रोइंग टिप से हम टिश्यू निकालते हैं, उसको स्टेराइल जेली पे रखते हैं। स्टेराइल जेली के अंदर वो खाने पीने का सामान मौजूद होता है जिससे वो टिश्यू मरे ना, जिंदा रहे, ठीक है। और वहां पर उसको मतलब और दूसरे पेड़ों के भी हार्मोन मिलते हैं, और वहां पर एक टिश्यू से वो डिवाइड होकर कई टिश्यूज बनाता है, ठीक है। क्योंकि जब भी कोई भी एक टिश्यू है तो उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस चलेगा, और वहां पर फिर वो कैलस को डेवलप करता है। चलो ये आना पढ़ो सेकंड पॉइंट। आर यू देयर? हाँ पढ़ो। is then put on a yet another jelly containing different hormones which stimulate the development of shoots. Okay. Now then कैलस is again transferred to another jelly. पहले यहाँ पहली जेली में रखा गया, फिर उसको दूसरी, ये फर्स्ट जेली में उसको रखा गया, उसके बाद उसको दूसरी जेली में ट्रांसफर कर दिया गया जिससे उसके अंदर रूट्स डेवलप हो जाए, उसके अंदर रूट और शूट डेवलप हो जाए। उसके बाद जिस कैलस में रूट और शूट डेवलप हुई उसकी टाइनी प्लांटलेट्स बने। ये जो छोटे छोटे पेड़ बन रहे हैं इसको कहते हैं प्लांटलेट्स, ठीक है। वैसे इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे, बस डेफिनेशन व्हाट हैपेंड, माइक्रो प्रोपगेशन भी कहते हैं। अब इसके फायदे क्या हैं? इट इज अ वेरी फास्ट टेक्निक, thousands of plantlets can be produced in a few weeks time। मतलब छोटे से टिश्यू से यहाँ देखो ढेरों पेड़ पैदा हो गए। केवल इस टिप से कितना टिश्यू निकला होगा? 2, 3, 4, 10, 12, लेकिन यहाँ कितने सारे पेड़ डेवलप हो गए क्योंकि कैलस के साथ साथ उसके अंदर मल्टीपल ग्रोथ भी हो रही है। और टिश्यू कल्चर कैन ग्रो, वही अब इसको वैसे आएगा नहीं, इसको छोड़ दो बस। व्हाट इज टिश्यू कल्चर? ऑर्गन, दूसरा है डक्ट, तीसरा है एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड ग्लैंड। तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में टेस्टिस होता है, डक्ट में तुम्हारा है एपिडिडमिस एंड वास डिफरेंस। एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में है दीज ऑर्गन्स इंक्लूड पेनिस एंड यूरेथ्रा। ये आपका पेनिस और यूरेथ्रा आपका एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। एसेसरी रिप्रोडक्टिव और ग्लैंड्स आर सेमिनल वेसल्स एंड अ पेयर ऑफ आउटर ग्लैंड्स एंड अ फॉस्फेट ग्लैंड। सो अगर आपसे मेन आपसे पूछा जाए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस लिए होता है, इज टू फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म, ओके। और मेल इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अगर पूछा जाए तो टेस्टिस याद रखिएगा, नाम क्या है? टेस्टिस। अ पेयर ऑफ टेस्टिस लाइज इन द लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड स्क्रोटम। ये टेस्टिस देखिए स्क्रोटम के अंदर पाया जाता है। स्क्रोटम हैंग्स डाउन फ्रॉम द एब्डोमेन एट द बेस ऑफ द पेनिस। After this, just leave it all the things. Then ये सब छोड़ दीजिए, कुछ ऐसा जरूरी नहीं है याद करना। इसके बाद ये एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में सेमिनल वेसल्स। तो सेमिनल वेसल्स का क्या काम होता है? द फंक्शन ऑफ सेमिनल वेसल्स इज टू स्टोर स्पर्म एंड प्रोड्यूस विस्कस फ्लूइड। उस जो सेमिनल वेसल्स होती है उसी के अंदर स्पर्म होता है और उसी में से फ्लूइड निकलता है। It stimulates urine contraction to help sperm ascend into fallopian tubes of the female. After that, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में स्पर्म बनते हैं, क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, मेल गैमीट होते हैं, इनका शेप क्या होता है इसके बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। यहाँ सामने आप फिगर देखिए, स्पर्म का फिगर है। तो दिस इज द मेल गैमीट, दिस इज द पिक्चर ऑफ द मेल गैमीट, ह्यूमन स्पर्म। यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो बनता है होता है ह्यूमन स्पर्म। इसका आप फिगर देखिए, इसमें देखिए टेल है, आगे ऐसे हेड है, जिसके आपको देखिए 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हेड, मिडिल पीस और टेल। हेड में यहाँ पे एक्रोसम है, अंदर न्यूक्लियस, हेड में ही न्यूक्लियस होता है। फिर मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। फिर लास्ट में टेल में आपका एक्सियल फिलामेंट है। तो स्पर्म होते क्या है? स्पर्म आर द मेल गैमीट्स। They are tiny bodies formed in seminiferous tubules in large number. Sperm contains mainly genetic material. Sperm में ही मेल का जेनेटिक मटेरियल होता है, DNA।
इट हैज अ लॉन्ग टेल, देखो बहुत सारी इसकी लंबी टेल होती है। द कैरेक्टरिस्टिक बीटिंग ऑफ टेल हेल्प स्पर्म टू मूव फॉरवर्ड। जब ये जो टेल है लगातार मतलब वेव करती रहती है, हिलती रहती है, और इसी के हिलने की वजह से स्पर्म आगे की तरफ ट्रैवल करते हैं। सीमन क्या होता है? सीमन इज अ मिक्सचर ऑफ मैच्योर स्पर्म एंड सिक्रीशंस ऑफ वेरियस एसेसरी ग्लैंड्स। जब एक मैच्योर स्पर्म और दूसरे सिक्रीशंस मिक्स होते हैं तो वो सीमन होता है। Semen is ejaculated in each ejaculation which contains close to 100 million sperm. सीमन जब भी किसी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, इसका मतलब होता है कि ढेरों स्पर्म उस बॉडी में डाले जा रहे हैं। सीमन के बारे में यहाँ डिटेल में लिखा है, सीमन इज अ मिल्की विस्कस अल्कलाइन फ्लूइड। इट्स alkalinity corrects the acidity of male as well as female. Semen contains fructose, protein and chemicals for nourishment and motility of the sperm. सीमन ही स्पर्म को प्रोटीन, फ्रक्टोज और अदर केमिकल्स प्रोवाइड करता है। अभी हमने पढ़ा पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म बनते हैं और मेल प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है उसे टेस्टिस कहते हैं। टेस्टिस आप फिगर में देखिए, स्क्रोटम के अंदर पाया जाता है। उसके बाद आपको स्पर्म का ये फिगर है, स्पर्म के बारे में पढ़ना, ठीक है। अब आ जाइए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द पिक्चर ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज गिवन इन फ्रंट ऑफ यू। इसमें प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो ओवरी होता है। जैसे मेल में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या था? टेस्टिस। तो फीमेल में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ओवरी। इसमें डक्ट के अंदर पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं। देखिए आप पिक्चर को ध्यान से देखिए कि यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब्स जा रही है, ये ओवरी है, ठीक है। ये यूट्रस है, ये वॉम्ब है एंड देन इट इज वजिना। सो ओवरी, अ पेयर ऑफ आलमंड शेप्ड ओवरीज आर लोकेटेड close to lateral cavity, one on either side of the uterus. They produce a female sex cells and secrete the sex hormones estrogen and progesterone. तो ये ओवरी के अंदर ही फीमेल सेक्स सेल्स बनते हैं जिनको ओवा कहते हैं, ठीक है। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स जो थे वो स्पर्म थे, ठीक है। यहाँ पे मेल वाले, और जो फीमेल है वो है ओवा। और इसमें हार्मोन जो सिक्रीट होते हैं उसका नाम है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, याद कर लेना। The hormones secreted by female reproductive system, estrogen, progesterone. तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है। इसके बारे में डिटेल में कोई ज़रूरत नहीं है याद करने की। इसके बाद एक ये आता है कभी कभी, ओवल्यूशन किसे कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी। ओवरी के अंदर जो ओवम बनता है, जैसे स्पर्म टेस्टिस के अंदर बनता है, इसी तरह ओवरी के अंदर ओवम बनता है। तो ओवरी के अंदर ओवम बनना की जो प्रोसेस है उसे ओवल्यूशन कहते हैं। दैट इज रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड ओवल्यूशन। फैलोपियन ट्यूब्स क्या होती है? कभी कभी ये आता है, फैलोपियन ट्यूब्स आर पेयर ट्यूब्स ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम यूट्रस, वन ऑन आइदर साइड। देखो यहाँ पे ये पेयर में है, एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, तो सिंगल नहीं होती। फैलोपियन ट्यूब्स आर इन पेयर्स जो यूट्रस से निकलती हैं। दे एक्सटेंड टू द ओवरी और ओवरी तक वो चली जाती हैं। और छोड़ दीजिए। उसके बाद यूट्रस क्या चीज होती है? ये एक सिंगल पियर शेप्ड मस्कुलर हॉलो स्ट्रक्चर होता है, इसको हम वॉर्म भी कहते हैं, क्योंकि यूट्रस के अंदर ही फोइटस जो है वो डेवलप होता है। यानी जब कोई छोटा बच्चा बनता है बॉडी में तो वो यूट्रस के अंदर एक जगह होती है वॉर्म, उसी के अंदर उसका निर्माण होता है। वो जो छोटा बच्चा बनता है उसे फोइटस कहा जाता है, यूट्रस के अंदर होता है। आफ्टर दैट नथिंग इज यू हैव टू लर्न। Now what happens when the egg is not fertilized? When the egg is fertilized, the baby is born. When egg is not fertilized, then what happens? If egg is not fertilized, it lives for one day and then is spread. एक दिन वो जिंदा रहता है, फिर वो खत्म हो जाता है, मर जाता है। This sets in motion और ये चलता रहता है और इसी को menstrual cycle कहते हैं। So menstrual cycle is a series of cycle changes occurring in reproductive system of human females. So menstrual cycles केवल human females में होती है। It is controlled in 28 day cycles. In the human female, the fertility period is from the age of puberty, that is about 12 years to menopause. तो प्यूबर्टी कहते हैं जब menstrual cycle स्टार्ट हो जाती है, ये 12 years से लेके menopause तक जाती है, 40 to 50 years तक। What are the features of the menstrual cycle? इसमें point wise आपको याद करना है। The sexual cycle, menstrual cycle is of 28 days.
The menstrual cycle is controlled by changes in the level of estrogen and progesterone. जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बदलती है तो फिर उसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं. At an interval of every 28 days an ovum is released from either of the two ovaries. 28 days में हर 28 days में एक ओवम रिलीज होता है ओवरी से. और बेकार है और कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है. इसके बाद ये मेनार्क और मेनोपॉज की डेफिनेशन है, वैसे मुझे नहीं लगता कि इम्पोर्टेंट है. इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, गेस्टेशन किसे कहते हैं, फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं. अब हम फर्टिलाइजेशन पढ़ाने जा रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से देखिए. इन द ह्यूमन बींग्स फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल. मनुष्य के अंदर फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है. बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनके बच्चे बाहर पैदा होते हैं, जैसे मान लीजिए बर्ड है, उसका बच्चा बाहर पैदा होता है अंडे में. लेकिन मनुष्य में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है, अंदर होता है. द स्पर्म तो मेल गैमीट सेल होता है. यानी अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द नेम ऑफ मेल गैमीट सेल तो आप कहोगे स्पर्म. तो स्पर्म प्रोड्यूस्ड इन द टेस्टिस ऑफ मेल. स्पर्म कहाँ पैदा होते हैं, मेल की टेस्टिस में. मैंने अभी भी आपको बताया था. आर इंट्रोड्यूस्ड इन द वजिना ऑफ द फीमेल थ्रू पेनिस. और उनको वजिना के अंदर इंट्रोड्यूस कराया जाता है. During copulation, about 300 to 400 millions of sperms are released into vagina in a single ejaculation. But only one sperm is able to enter the. जब ये ejaculation कराया जाता है तो कम से कम 300 से 400 मिलियन स्पर्म्स भेजे जाते हैं, लेकिन कोई एक ही स्पर्म ओवम के अंदर घुस पाता है. फर्टिलाइजेशन takes place inside the upper part of fallopian tube. ये fallopian tube है, ये देखिए ये ओवरी है. तो यहाँ पर ये स्पर्म अंदर आ रहे हैं, ये स्पर्म अंदर आ रहे हैं, स्पर्म अंदर आ गए. उसके बाद आप ये देखिए ये ओवरी से जाके फर्टिलाइज हो रहा है, ओवरी में जाकर ये फर्टिलाइज हो रहा है. I have an idea. You can see a video related on fertilization so that the concept is clear to you. Yeah, this is a best video I think.